जय भीम। शुरू करने के पहले मैं एक दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टॉपिक है कि मूल निवासी लोग व्यापार में क्यों आए, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि आज के डेट में कि एज ग्रुप जी। जो है 30 साल तक की उम्र वाला जो एज ग्रुप है वो उसमें और 30 साल और उससे कम में अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। ओके, आज अगर हम देखेंगे तो मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ कि 63% जो यंगस्टर्स है वो आज जॉबलेस है। ओके, और पिछले 2 सालों में जो दलित दलित समाज से आते हैं या पिछड़े समाज से आते हैं उसमें से जो दूसरे लोगों का जो जॉब का जाने का जो परसेंटेज है उसमें दलित लोगों का 3 टाइम्स जॉब चले गए हैं। मतलब आज के डेट में अगर आप देखा जाए तो 88% जो पूरा एम्प्लॉयज है पूरे भारत में, तो पूरे भारत में जो 88% जो एम्प्लॉयज है उसमें से 88% ये प्राइवेट सेक्टर में है, और ये प्राइवेट सेक्टर में से ही सबसे ज़्यादा जॉब चले गए हैं। गवर्नमेंट जहाँ है वहाँ पे तो कुछ इतना असर हुआ नहीं है, लेकिन पूरे भारत की अगर बात किया जाए तो पूरे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सभी मिला के हमारे पास करीब करीब 2 करोड़ लोगों के पास सरकारी नौकरियां है, और बाकी जो है सब बाकी जो सभी नौकरियां है वो प्राइवेट सेक्टर में है। और वो पूरे नौकरी में से 88% मैंने जैसा बताया कि प्राइवेट सेक्टर में जो है वो वहां से मैक्सिमम जॉब गए हैं। अब ये सब होते हुए ये अपना ये मुद्दा आता है कि भाई ये इसमें क्या किया जाए, अभी आगे कैसा आगे अपने को प्रोग्रेस कैसा करना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन कंटिन्यू रही। मैं एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ जो मैं औरंगाबाद गया था कुछ दिन पहले, वहां पे हुआ। वहां पे एक किसी शेड्यूल कास्ट बंदे ने किसी कंपनी में झगड़ा हुआ, और झगड़ा होने के बाद में वो पूरे वालूज एमआईडीसी एरिया में उन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि किसी भी कंपनी में जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है या बाकी जो लोग हैं वहाँ पे किसी भी जगह हम शेड्यूल कास्ट को एम्प्लॉय नहीं करेंगे। तो ये मसला करीब करीब 1 महीना भर चलता रहा, और जितने लोग थे शेड्यूल कास्ट जो आइडेंटिफाइड थे, अभी कुछ होते हैं कि जिनके नाम से पता नहीं चलता, जो जो आइडेंटिफाइड थे कॉन्ट्रैक्ट लेबर सबको निकाला गया। तो ये बहुत बड़ा हादसा हुआ उधर, और 1 महीना तक ये सब न्यूज में भी चलता रहा उधर। तो ये प्राइवेट सेक्टर में जो है, एक तो सैलरी लेवल्स अगर आप देखेंगे तो सैलरी लेवल जो 9,000 से लेकर 18,000 तक, उसके ऊपर सैलरी जाता नहीं है। तो ये पर्टिकुलर सैलरी लेवल में आप वेल्थ बिल्डिंग ही नहीं कर सकते। मतलब अगर किसी को माइग्रेट होना है फ्रॉम वर्किंग क्लास टू हायर क्लास या दूसरा मतलब हायर इनकम ग्रुप में, या वेल्थ बिल्ड करना है, तो एम्प्लॉयमेंट में रह के वेल्थ बिल्ड हो ही नहीं सकती, क्योंकि 88% जॉब तो आपके प्राइवेट सेक्टर में है। जब 88% लोगों को आपको इतनी कम सैलरी में जिससे आपका गुजारा चल पाएगा, आप कुछ भी सेविंग नहीं कर पाओगे, तो ऐसे जगह काम करना मतलब आज के डेट में जस्ट हैंड टू माउथ जिसको बोलते हैं कि हम अपना घर चला सकते हैं। और उसमें जब ऐसी बाधा आती है कि जब तुम्हारे जॉब जाते हैं या तुम्हारा अगर जब वर्कर में कटौती करनी है, तो पहला जो विक्टिम जो होता है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी होता है। बाकी अपर कास्ट के जो लोग हैं उनको जॉब नहीं जाता है, क्योंकि वो मैनेजमेंट को लगता है उनको रखना चाहिए, और ये जो बाकी जो वर्कर है उनको निकलना चाहिए। तो ये सब स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि ये सही वक्त है कि जब हम बिजनेस को एक अलग एंगल से देखें। और आज अपन जो ये सेशन के उत्तरार्ध में अपन जब देखेंगे तब मैं कोई स्कीम बताऊंगा कि जो इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स है जिसका हम डेफिनेटली फायदा लेके अपने बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये स्थिति है आज की। हाँ, मेरा फर्स्ट नेम अनिल है, यादव राव मेरे पिताजी का नाम है। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं एक बताना चाहता हूँ कि मैंने पीएचडी जो की है वो मेरा दलित एंटरप्रेन्योरशिप में ही है। ओके, तो उस वक्त मैंने जो डेटा एनालाइज किया था, मैं अभी 2016 का डेटा की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सर्वे हुआ था 2005 और 6 में। ओके, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। और दूसरा जो सर्वे किया उन्होंने
इंडस्ट्री का सर्वे किया, और 2016 में किया। तो 2005 और 6 के जो सर्वे है उसके आंकड़े मुझे ये पता है। हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड कंपनीज थी, वो उसमें से अ, अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से बात करेंगे, समझो SC ST का पॉपुलेशन कहीं 15% है, कहीं 12% है, कहीं 13% है। तो जो मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, महाराष्ट्र में हमारे पास 7% के आसपास जो हमारा हिस्सा था, जो बिजनेस में थे। अभी इसमें सभी सभी प्रकार के लोग आ गए। अभी आपने 13 लाख जो आपने जो आंकड़ा दिया, तो वो जो ऑल इंडिया की बात है, मैं महाराष्ट्र की बात जी करता हूँ। महाराष्ट्र में करीब करीब 2,16,000 कुछ कंपनियां थी उस वक्त, मैंने जब स्टडी किया था। उसमें से हमारी जो शेड्यूल कास्ट की जो कंपनी थी, वो 7% के आसपास उसमें उनका हिस्से था। और जो शेड्यूल ट्राइब है उनका 3 या 4% के आसपास था। और ओबीसी का थोड़ा सा ज्यादा था, वो 9% के आसपास था। मतलब अगर देखा जाए तो ये पूरे जितना प्राइवेट सेक्टर में हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स है, उसका जो परसेंटेज, मुझे रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। मतलब जो हमारा जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि अगर हमारा 12% पॉपुलेशन है, या 13% है, 14% है, तो समझो महाराष्ट्र में जो है उसका इक्वेलेंट जितने नंबर ऑफ कंपनीज है उसका उसका परसेंटेज होना चाहिए। लेकिन वो ऐसा है ही नहीं। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया आपको कि 7% के आसपास शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट है, 3-4% के आसपास शेड्यूल ट्राइब, और ओबीसी अराउंड 9% है। तो बाकी जो बचा हुआ है वो सब जिसको अपन बोलेंगे कि ब्राह्मीण या दूसरे जो कम्युनिटीज है, जो बिजनेस में है, उसमें है। इसमें एक एक अगर और एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि जब एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, जब हमको दिख रहा था कि हमको 19th सेंचुरी में या 20th सेंचुरी में हमको इंडिपेंडेंस मिल ही जाएगा, तब ये देखा गया कि जो अपर कास्ट कम्युनिटी है, जो हमारे पास मतलब जो बहुजन के पास जो लोहार काम, सुतार काम या जो भी काम थे, उसमें धीरे 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 वो लोग आ गए। मतलब आज अगर इंजीनियर्स अगर देखेंगे, इंजीनियरिंग का जो जॉब है, वो लोहार बोलो या मैकेनिकल, जो भी उसके अलग अलग वेरिएंट है, वो जो सब था वो सब बहुजन के पास था। वो ब्राह्मण के पास नहीं था, मारवाड़ी गुजराती उनके पास नहीं था। तो उन लोग वैश्य के पास नहीं था। उन लोगों ने क्या किया, ओवर द पीरियड अपना ट्रांजिशन कर लिया कि वो ये जो सब जो बहुजन के पास जो धंधे थे, ये जो बिजनेसेस थे, उसको सब ने उसने अक्वायर कर लिया, मतलब उन्होंने उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया। और आज देखा जाए तो इंजीनियर्स में अगर देखेंगे तो हमारे बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन कुछ तो इंजीनियर बनते हैं, नहीं तो बाकी सब इंजीनियर अपर कास्ट के बनते हैं या स्वर्ण के बनते हैं। वेयर एज वो जो इंजीनियरिंग का जो जो भी काम है, वो तो हमारा बहुजन का था। जी जी तो उन्होंने वो ट्रांजिशन करके आ गया। तो डेफिनेटली एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि परसेंटेज जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है काफी कम है इसमें, और वो प्रोपोर्शन में नहीं है जितना होना चाहिए। जी जी 1955 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बोला था कि अभी ये जो अभी का जो इलेक्शन सिस्टम है, उसके बजाय मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए, जिसको हम प्रोपोर्शनेट इलेक्टोरल सिस्टम बोलते हैं। अगर वो हो जाए तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी का जो सही मायने में जो एडवांटेज है, जो फायदा है, वो हमको होगा। जैसा नॉर्वे में आपने देखा कि डेमोक्रेसी का वो उनका जो लोक डेमोक्रेसी इंडेक्स बहुत हाई है और हम बहुत नीचे है। वो उनके पास जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से आता है। प्रोपोर्शनेट इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो बाबा साहब ने बताई थी 1955 में, उसके ऊपर आपको काम हमें इंडिया में काम होना चाहिए और वो चेंज होना चाहिए। अच्छा, कमिंग बैक टू अपना जो टॉपिक है, जी बहुत सारे ऐसे धंधे हैं कि जो बिजनेसेस है कि जिसमें बहुत ज्यादा लागत नहीं लगती है। आप एक जो हमारे पास जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी ने क्या किया है कि जो भी छोटे मोटे जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बिजनेसेस है, कंस्ट्रक्शन में है, जैसा किसी को आप माल सप्लाई करते हो, ओके, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करने का, वो जो पूरा के पूरा जो या तुम्हारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो हिस्सा है, वो पूरा के पूरा मुस्लिम कम्युनिटी ने काबिज करके रखा हुआ है बहुत सारी जगह। मतलब मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, मुझे दूसरे स्टेट में इतना आइडिया नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में तो ऐसा देखता है कि वो लोगों ने काबिज करके रखा है और उसमें बहुत कम लागत लगती है। ऐसा जब आप ट्रेडिंग की बात करते हो तो अपने को सिर्फ वर्किंग कैपिटल लगता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो लगता है वो की जरूरत नहीं होती है। तो जितने सर्विसेज इंडस्ट्री है
तो सर्विसेज इंडस्ट्री में हमको जो एंट्री बैरियर, अगर आप होटल जैसा एक उद्योग छोड़ेंगे तो बाकी जगह एंट्री बैरियर नहीं है। हम बहुत आसानी से उसमें आप कदम रख सकते हैं, हम आगे जा सकते हैं। और ये मैंने मेरा सर्वे में भी, जो मैंने सब सर्वे किया था उसमें ये भी यही पाया गया कि जो जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो है, ये 2 लोगों का मैंने सर्वे किया, उसमें से ज्यादा लोग सर्विसेज में है। मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग या दूसरे जो बिजनेसेस है उसमें अगर 25% है, तो 70-75% जो लोग है वो सर्विस प्रोवाइडर में है। अलग अलग टाइप की सर्विसेज है जिसमें ट्रेनिंग भी आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजनेस स्टार्ट करना कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। मैंने कितने लोगों को, हमने लास्ट 10 साल 15 साल में कितने लोगों को हमने छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट करने में उनका हेल्प किया है। और आज के डेट में बहुत सारी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो मुझे लगता है उसमें आसानी से पैसा मिलता है। उसमें हम लोगों को जो दिक्कत आती है वो हमारा पेपर वर्क में दिक्कत आती है। तो अगर हमारा पेपर वर्क अगर ठीक हो, अगर रिटर्न फाइल करते हो, तो बैंक आसानी से छोटे मोटे जो कर्जे है वो तो बहुत आसानी से देता है। और मुझे लगता है इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है कि जिसको हम कर सकते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि मैं जब लोगों को बोलता हूँ कि बिजनेस कौन सा करना चाहिए, मैं बोलता हूँ तुम जिधर देखो, तुमको जो प्रोडक्ट दिखता है वो प्रोडक्ट कोई तो बेच रहा है। मतलब आप जब बाहर निकलोगे तो कुछ भी जो भी दिखेगा आपको उसमें बिजनेस है। तो हर चीज की तरफ आप देखोगे, तो मोबाइल देखोगे तो मोबाइल का उसका भी उसमें बिजनेस है, लैपटॉप देखोगे तो उसमें बिजनेस है, अगर कोई रास्ते में कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है तो उसमें बिजनेस है, हर जगह। और ये सब बिजनेसेस को बहुत ज्यादा लागत नहीं लगती है। छोटे मोटे 10-5 लाख में भी बिजनेसेस, बहुत बड़े बड़े बिजनेस कर सकते हैं हम। तो मुझे लगता है कि इतने सारे अपॉर्चुनिटी, बस हमने हिम्मत बांधनी चाहिए और जंप करना चाहिए। और ये बात है कि अगर हम देखेंगे कि मेजॉरिटी लोग बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलता, उनको उनकी कामयाबी नहीं मिलती। उसका कारण मैंने ये देखा है कि वो बहुत जल्दी छोड़ जाते हैं। अगर आप लगे रहेंगे, दीपक साहब में से एग्री करेंगे, आप लगे रहेंगे इसमें तो आपको सक्सेस आना ही है। क्योंकि हर बिजनेस कोई ना कोई कर रहा है तो उधर प्रॉफिट है। तो मतलब आपको उस बिजनेस की हुनर सीखना है और आपको उसमें एंट्री करना है। तो मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम है, अगर हम लोग सब डिसाइड करें तो बहुत बहुत कुछ हम कर सकते हैं। आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसमें क्या है कि बिजनेस के अलग अलग फॉर्मेट्स है। ओके, तो बहुत सारे लोग, जो सब में आसान फॉर्मेट जो है वो है प्रोप्राइटरी फॉर्म। ओके, हम अपने ही नाम पे अपना ही बिजनेस चालू करें और उसी में अलग सा पैन कार्ड की जरूरत नहीं होती, अपना पैन कार्ड चलेगा, अपना एड्रेस चलेगा, उसको कोई फी नहीं लगती है, सिवाय कुछ स्टैम्प्स बनवाओ, कुछ एक अपना फर्म का नाम बना के स्टैम्प बनवाओ, छोटे मोटे जीएसटी रजिस्ट्रेशन वगैरह ऐसे ही काम लगते हैं। तो इसमें सब में आसान जो काम है वो प्रोप्राइटरी फॉर्म में है। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, शुरुआत में प्रोप्राइटरी फॉर्म बनाते हैं। उसके बाद में जो फॉर्मेट आता है पार्टनरशिप, अगर आप 2 या 3 लोग हैं तो दोनों तीनों मिला के पार्टनरशिप कर सकते हो, तो वो एक फॉर्मेट है। दूसरा, अभी कंपनीज एक्ट में दूसरा एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी, वो भी एक फॉर्मेट आ चुका है। फिर उसके बाद में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उसके बाद में जो आता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो बहुत बड़ा बिजनेस हो जाता है तो आपको पब्लिक लिमिटेड करना पड़ता है। तो प्राइवेट लिमिटेड एक मकान होता है कि जो मुकाम होता है कि वहां जहाँ हमको पहुंचना चाहिए। तो हम प्रोप्राइटर से स्टार्ट कोई भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी नंबर ले लो, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो वो एक हो गया। दूसरा जो आपने बताया कि स्किल या जो उसका वो पर्टिकुलर, हर बिजनेस में कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ ना कुछ स्किल्स एक्वायर करने होते हैं, कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में पर्टिकुलरली जब इंटरनेट में पूरा नॉलेज बेस हमको खोल दिया है, तो मैं देखता हूं कि मैं कुछ भी चीज़, अगर मुझे किसी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देना है बैंक में, तो उसके लिए भी पूरा हेल्प अवेलेबल है, उसके लिए भी पूरा लिटरेचर अवेलेबल है। और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती है कि जो रेडीमेड मिलती है इंटरनेट पे। तो मुझे लगता है कि जो स्किल जो है अप्लाई करने का या अपना बिजनेस में जाने का, वो बहुत बहुत डिफिकल्ट नहीं है। दूसरी बात आपने की कि जो
नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस, वो पर्टिकुलर बिजनेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के साथ जो बिजनेस में आप जाना चाहते हो, अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो किसी ऐसे ही बिजनेस में एक 6 महीना, 7 महीना, एक साल नौकरी कर लो, तो आप वहाँ के पूरे स्किल्स आपको समझ में आएंगे। उस बिजनेस में क्या हो रहा है ये समझ में आएगा। अभी क्या होता है कि जब आप एज अ एंटरप्रेन्योर स्किल अक्वायर करना है, फिर आप जब जॉब ज्वाइन करते हो तो आप उस ढंग से देखते हो कि मुझे ये बिजनेस में क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ता है, क्या क्या रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, क्या तो लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं। जब आप उस एंगल से देखोगे तो आपको पता चलेगा। अगर क्या है कि मोस्ट ऑफ द लोग एम्प्लॉय मेंटालिटी से जाते हैं, वो बोलते हैं यार मेरा काम करने का, मेरे को जल्दी घर भागना है, मतलब शाम को ज्यादा बैठना नहीं है, जो अपना काम करके, तो उसमें आपको स्किल एक्वायर नहीं होता। लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है और आप वो बिजनेस में जुड़ते हो, तो मुझे लगता है वो स्किल भी आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं है आज के डेट में। तो ये चीजें हैं, मुझे लगता है कि वी शुड फॉलो दिस। मैं एक शब्द में अगर बोलूंगा तो आप अगर जानते होंगे, जो भी पंचशील का पालन करेगा, मतलब जो सत्य बोलेगा, किसी को फंसाएगा नहीं, तो वो बिजनेस में सक्सेस होना ही होना है। तो ये बेसिक जो ये है, किसी को चीट नहीं करना। अगर जो चीट नहीं करता वो बिजनेस में आगे जाता है। लोगों को क्या है, अगर ये देखा गया है कि सबको बहुत जल्दी प्रोग्रेस बहुत जल्दी करना है, बहुत आगे निकलना है, और उनको बहुत, सब जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं मैंने देखा कि उनको बहुत जल्दी पड़ी रहती है, मैं कैसा जल्दी बड़ा हो। लेकिन ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस में अगर आप सबके साथ मिल के चलेंगे, अपना ईगो अपने जेब में रखेंगे, ईगो कहीं दिखाएंगे नहीं, लोगों के साथ प्रेम से रहेंगे, और मेन जो है पब्लिक कांटेक्ट, जो नेटवर्किंग जो बोलते हैं, नेटवर्किंग एक कहावत है इंग्लिश में कि नेटवर्किंग विल डिसाइड योर नेटवर्क। तो अगर हम नेटवर्किंग अगर प्रॉपर करें तो मुझे लगता है कि बिजनेस में कोई किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, बहुत आसानी से लोग बिजनेस में। लेकिन एक बात है कि उसके लिए उतना समय देना जरूरी है। कोई भी बिजनेस ओवरनाइट नहीं होता, उसको 1-2 साल आपको स्किल उसके समझने पड़ेंगे, उसकी जो सीक्रेट्स है वो समझने पड़ेंगे। वो पर्टिकुलर एरिया में लोगों को पता होना चाहिए कि सपोज मैं अगर कहीं एक छोटा बिजनेस कर रहा हूँ, तो ये बिजनेस में टिका है, ये बिजनेस करेगा, और लोगों को ये कॉन्फिडेंस आएगा कि ये, हाँ। अब मैं मेरी बात करता हूँ, जब मैं कंसल्टेंसी में 2-3 साल के बाद फिर मुझे बहुत सारे प्रपोजल आने लगे। उसके पहले मैं लोगों के पास जाता था, उसके बाद में लोग मेरे पास आने लगे। तो ये जो आपको कंसिस्टेंटली, अगर आप जो पर्टिकुलरली दीपक साहब एग्री करेंगे कि गुजरात में एक कहावत है कि भाई 1000 डेज आप वो बिजनेस को दो, उसी के बाद में उसमें सक्सेस आएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, आपको उसमें लगे रहना चाहिए, और वो लगे रहेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हम जैसा एक बिजनेस है हमारा, तो हम ये देखना चाहिए कि अगर मेरे बिजनेस में लगने वाला रॉ मटेरियल है, अगर मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से ही अगर ले लूँ, तो वो डेफिनेटली एक दूसरे को हेल्प हो सकता है। फिर वो बिजनेस में दूसरे को, अगर मैं ऐसा बिजनेस हो कि जो एक्सपांड कर सकते हैं, तो मैं किसी और को भी ट्रेन करके वो बिजनेस में आगे उसका बिजनेस सेटअप करने को हेल्प कर सकता हूँ। जैसा एक शेट्टी फैमिली है, वो अपने गांव से लोगों को लेके आते हैं और बच्चे को होटल में ट्रेन करते हैं, और फिर उसको होटल चालू करने में हेल्प करते हैं। वो जो एक प्रथा है, तो वो अगर करेंगे कि हमको जो मिला है, किसी ने हमको हेल्प किया है, तो हम अगर आगे हेल्प करेंगे, तो डेफिनेटली बिजनेस तो बहुत अच्छा स्प्रेड हो जाएगा और समाज को फायदा हो जाएगा इसका। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।